लेवल पे इसकी क्या खासियत है, उसके बाद इकोनॉमिक और वुमेन की पोजीशन क्या है, इस फीचर के बेस पे हम जानेंगे। पॉलिटिकल लेवल पे बात करें तो मौर्य एम्पायर की एक खास बात ये थी कि जो स्टेट होता है, जैसे अभी मॉडर्न स्टेट इंडिया है, यहाँ पर एक डेमोक्रेसी है और इस स्टेट के कुछ इंपोर्टेंट वर्क होते हैं। तो स्टेट के जो वर्क होते हैं उनमें एक काम तो यह है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कि भाई आपको पीस बनानी है। और हमें स्टेट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक दूसरे से इंसान लड़ते थे, कबीले में रहते थे तो लड़ते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे वॉर होते थे तब भी लड़ते थे, इसलिए हमने एक स्टेट या राज्य बनाया। लेकिन इस लॉ एंड ऑर्डर के अलावा जो अच्छे स्टेट होते हैं वो वेलफेयर की भी बात करते हैं। और वेलफेयर में क्या होता है, जो लोग गरीब हैं उनको फ्री में खाना प्रोवाइड करना, साथ में उनको एजुकेशन देना, उनको हेल्थ देना, ये स्टेट का वेलफेयर वाला कार्य। आज के टाइम में भी हमारी जो गवर्नमेंट है वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीम चलाती है, जैसे जिसके पास जॉब नहीं है, अनस्किल्ड पर्सन है, गांव में रहता है, उसके लिए मनरेगा होती है। ऐसे ही इन लोगों ने भी बहुत सारी ऐसी चीजें की जिससे लोगों का वेलफेयर हो सके। इसलिए हम बोलते हैं कि मौर्य एम्पायर लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ वेलफेयर स्टेट था। और इससे फायदा क्या था, इससे ये था कि लोगों ने खुद अपने राजा को एक्सेप्ट किया, ना कि राजा ने फोर्स किया। तो इसका मतलब किंग रूल करता था पब्लिक के थ्रू, पब्लिक का सपोर्ट उसके पास था। और जिस किंग के पास पब्लिक का सपोर्ट होता है उस किंग को अपने एम्पायर को चलाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिसके पास अपनी पब्लिक का सपोर्ट नहीं होता उस एम्पायर को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे अभी हमारे पीएम मोदी जी हैं, जब तक उनको पब्लिक का सपोर्ट है तो अच्छे से इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। साथ में वो हमें वेलफेयर स्कीम के थ्रू, चाहे आयुष्मान भारत स्कीम हो जिसके थ्रू हमें हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, या मनरेगा हो या मिड डे मील हो, ये सारी पॉलिसियां चलती रहेंगी। तो एक दूसरे का ट्रस्ट एक तरीके से बहुत जरूरी है। और ना ही इन किंगों ने, जो मौर्य एम्पायर के थे, कभी ये बोला कि हम लोगों को गॉड ने बनाया है। इन्होंने अभी भगवान को लेके नहीं कहा है। जैसे आगे मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री में हम देखेंगे तो वहां पे देखेंगे अकबर कहेगा कि भाई अकबर एक गॉड है जिसे भगवान ने, अल्लाह ने बनाया। लेकिन यहाँ पे ये लोग अभी अपने आप को गॉड नहीं कहेंगे और बोलेंगे देखो भाई हम लोग आप पर रूल करना चाहते हैं लेकिन हम आपको साथ में ये चीजें देंगे, और अगर हम लोग रूल करेंगे तो आप लोगों को भी फायदा होगा। साथ में इस एम्पायर को जो बनाने वाले थे कौटिल्य या चाणक्य, चाणक्य की जो फिलोसॉफी थी वो भी काफी ज्यादा मैटर करती है कि वो क्या सोचते थे। तो चाणक्य से किसी ने पूछा कि भाई कैसे एक पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए एक स्टेट का। तो चाणक्य ने सबसे पहली बात बोली, देखो ये जो स्टेट है ना, ये जो रूल है, ये एक रथ की तरह है। पहले रथ चलते थे, घोड़े वाले रथ, और उसमें बहुत सारे व्हील होते हैं, और किंग उस व्हील का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रथ को चलाता है। लेकिन कोई भी किंग अकेले इस रथ को चला के नहीं ले जा सकता, उसके लिए उसे सपोर्ट की जरूरत है। तो किंग को इस रथ को चलाने के लिए सपोर्ट की जरूरत है, और वो सपोर्ट कहां से मिलेगा, पब्लिक से। उन्होंने बोला एक रथ की तरह होता है कोई भी किंगडम या कोई भी स्टेट, और उस रथ को चलाने के लिए ओनली किंग काफी नहीं है, किंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तो किंग के अलावा क्या होना चाहिए, तो उन्होंने बोला एक काउंसिल होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे पास पार्लियामेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ऐसे वो कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, एक मंत्री परिषद होनी चाहिए। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहीं ना कहीं किंग की हेल्प करे डिसीजन लेने में। अभी हमारे पीएम है मोदी जी, लेकिन उनकी बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं, क्योंकि अकेले किंग के बस की बात नहीं कि वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करे, साथ में डिफेंस भी देखे, साथ में ट्रेड भी देखे, और साथ में पब्लिक के लिए वेलफेयर भी करे। इसके लिए उसे इस रथ के रूप वाले
स्टेट को चलाने के लिए इन सब का सपोर्ट चाहिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक तरीके से वो व्हील है जो हेल्प करते हैं किसकी, किंग की। ये सारी बातें कौटिल्य कहते हैं। और साथ में कौटिल्य कहते हैं इसके अलावा एक स्मॉल काउंसिल भी होनी चाहिए, जो ऐसे है जैसे आज के टाइम में हमारी कैबिनेट। कैबिनेट क्या होती है, कैबिनेट थोड़ा सा जल्दी डिसीजन लेती है जब इमरजेंसी का सिचुएशन होता है। मान लीजिए इसमें 40 मेंबर है, इन सबको बुलाना थोड़ा सा मुश्किल है, साथ में सब में आपस में ये बात बताना कि भाई हम लोग इस ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं, तो आप लोग इस ऑप्शन पे आओ, सब मिलके डिसीजन लेंगे। हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सा अगेंस्ट हो जाए और बोले नहीं हम इस बात को नहीं मानेंगे। तो ऐसे में किंग को किसके थ्रू काम करना है, कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ। और कैबिनेट मिनिस्ट्री में कुछ इंपोर्टेंट पर्सनालिटी शामिल होंगी। जैसे अभी हमारे देश में कैबिनेट मिनिस्ट्री है, और उस कैबिनेट मिनिस्ट्री में बहुत कम लोग शामिल होते हैं। जैसे पीएम तो रहेगा ही, साथ में होम मिनिस्टर अमित शाह, साथ में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, 4-5 लोगों को। और हम लोगों ने देखा जब कोरोना का टाइम आया तो पूरी काउंसिल का डिसीजन या पार्लियामेंट का डिसीजन नहीं था, इस कैबिनेट ने डिसीजन लिया। तो इमरजेंसी के टाइम कौटिल्य ने बोला कि हमें ऐसी एक छोटी सी कैबिनेट बनानी चाहिए। तो ये बात दिखाता है कि जो अंग्रेज लोग या ब्रिटेन वाले आते हैं तो वो बोलते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं थी। हमारे यहाँ से इंडिया ने डेमोक्रेसी है, लेकिन मौर्य एम्पायर बताता है नहीं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी थी। माना कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट वो इलेक्टेड नहीं है, लेकिन उसके नीचे पूरी एक काउंसिल काम करती है। तो ये दिखाता है कि इंडिया में भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी थी। और इंडिया में डेमोक्रेसी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमें मौर्य एम्पायर में दिखता है, जहां पर कौटिल्य इसको डेवलप करते हैं। और आज के टाइम भी जब आप सिविल सर्विस सर्वेंट बनते हो तब भी हमें पढ़ना होता है कि भाई कौटिल्य ने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अपनी अर्थशास्त्र में क्या कहा। तो कहीं ना कहीं जो इनका पॉलिटिकल सिस्टम का फ्रेमवर्क था वो सब कौटिल्य या चाणक्य के कहने पर या उनके विजन के बेस पर बनाया हुआ था। और वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक पिलर दूसरे हेल्प को पावर देता था और एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ने की कोशिश की जाती थी। साथ में इन्होंने जो इनके मिनिस्टर थे या जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे उनको ये लोग कहते थे तीर्थ। जैसे हम तीर्थ यात्रा करते हैं, ये लोग उनको तीर्थ कहते थे कि ये हमारा तीर्थ है। तो ये तीर्थ लोग ही कहीं ना कहीं एक तरीके से हेल्प करते थे कैसे हमें किंगडम को आगे बढ़ाना है। और ऐसे कुछ तीर्थ जो अलग अलग पोस्ट पर रहते थे उनके नाम दिए। तो ये नाम हमें इसलिए जानने जरूरी, कई बार एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई ये वाला तीर्थ किस एम्पायर के टाइम था या इसका वर्क क्या हुआ था। जैसे हम देखें तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अभी हमारे देश में है, ऐसे ही इनके यहाँ भी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्यों, एग्रीकल्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका ज्यादातर जो इनकम है वो लैंड रेवेन्यू से आ रहा है। लैंड की वैल्यू इनके यहाँ बढ़ चुकी है और उसका सबसे बड़ा रीजन आयरन का मिलना। आयरन से लोहे का हल बन रहा है, साथ में अब खेत की जुताई भी अच्छी हो रही है और साथ में उससे फूड मिल रहा है। तो इसलिए एक इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना रखा था। और इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड की पोस्ट पर एक पर्सन को बैठा रखा था और उस पर्सन का नाम क्या था, सीता अध्यक्ष। उस पर्सन को ये बोलते थे सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष, आप लोगों ने सीताफल खाया होगा, इससे याद रख सकते हो। सीताफल कहीं ना कहीं क्या है, एक सब्जी है, इसे पेठा भी कहते हैं। और उसके हेड पद पे मौर्य एम्पायर में बैठाया जाता था। ऐसे ही इनके यहाँ मेजरमेंट जो नाप तोल करता है या मेजरमेंट करता है कि भाई लीटर में मिलना है या किलोग्राम में मिलना है, या लैंड को नापने के लिए एकड़ का यूज करना है, हेक्टेयर का यूज करना है, या फिर बीघा का यूज करना है, ये सारे मेजरमेंट के लिए भी एक डिपार्टमेंट था और उसका भी एक हेड होता था।
और ये लोग संस्कृत लैंग्वेज का, पाली का, प्राकृत का काफी यूज करते थे। तो इनके जितने भी मिनिस्टर हैं वो हमें संस्कृत लैंग्वेज में दिखाई देते हैं। और हमें कैसे पता चला? तो अशोक ने जो पिलर लिखवाए, साथ में ये लोग बड़े बड़े पिलर लिखवाते थे। जैसे आज के टाइम मोदी जी बड़ी बड़ी होल्डिंग करवाते हैं, ये देखिए हमने G20 पे ये करवाया, हमने यहाँ पर ये सारी चीजें करवाई, ऐसे इन लोगों को भी शौक था। तो इनके पिलर्स पे ये सब हमें नाम मिले कि भाई ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, ये सारी बात है। और कुछ हमें कहाँ मिले? अर्थशास्त्र में, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में भी इन मिनिस्टरों का और इन हेडों का जिक्र मिलता है। ऐसे ही इन लोगों ने इन चीजों को भी रखा और बोला कि भाई जो मेजरमेंट करता है वो क्या है? पोतवाध्यक्ष या पोत का हेड, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? मापतोल। उसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है पोतवा हेड या अध्यक्ष, पोतवा का एक तरीके से अध्यक्ष। जैसे हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर होता है, इनके यहाँ भी फाइनेंस मिनिस्टर था। इस फाइनेंस मिनिस्टर का काम वही है कि ये रिसोर्स तो आ गया, लेकिन इस रिसोर्स को लगाना कहाँ है? क्या हमें कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप करनी है, क्या हमें कोई रोड डेवलप करना है, या कोई अदर एक्टिविटी करनी है, इस सब के लिए फाइनेंस मिनिस्टर इनका था। और जिसे ये क्या कहते थे? संभारता। संभारता मतलब किसको संभालता है? पैसे को संभालता है। तो संभारता इनका ऐसे था जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण जैसे अभी हमारी है, ऐसे इनके यहाँ भी फाइनेंस मिनिस्टर होता था। साथ में एक पर्सन को इन्होंने इंडस्ट्री का हेड बना रखा था। जैसे हमारे देश में अभी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, ऐसे इनके यहाँ भी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थी। और उसके हेड पोस्ट पे भी एक पर्सन रहता था जिसको ये कहते हैं कि कामिंतिक। भाई कामंतिक का काम है इंडस्ट्री को देखना कि भाई किस इंडस्ट्री पे अभी स्टेट को फोकस करना है, या हमारा ट्रेड के लेवल पे क्या क्या चीजें चलती हैं। और साथ में एक इनका वो पर्सन होता था जो टैक्स को कलेक्ट करके अपने पास रखता था। जैसे अभी इंडिया में क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ऐसे इनके एक मिनिस्ट्री का काम क्या होता था? लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना, और लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करके एक जगह रखना। उसके लिए भी इन्होंने एक पोस्ट बना रखी थी जिसको ये कहते थे सन्निधाता। जो इनके यहाँ एक तरीके से जो पैसे को इकट्ठा करती थी वो क्या कहता था? सन्निधाता। इसका काम क्या है? रेवेन्यू को कलेक्ट करके रखना। और ये एक तरीके से हेड है कैसे रेवेन्यू को देखना है। बजट से रिलेटेड रीजन के लिए फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन कलेक्ट करने वाला जो है वो है सन्निधाता, जिसका काम है सारे पैसे को एक जगह इकट्ठा करना। और भी बहुत सारे इनके हेड थे लेकिन ये प्रमुख थे। एग्रीकल्चर का हमने देखा सीधा अध्यक्ष, मेजरमेंट का देखा हमने पोतवा हेड या पोता अध्यक्ष, फाइनेंस मिनिस्ट्री के नाम कौन है? समाहर्ता, और इंडस्ट्री का कौन है? कामिंतर, और साथ में सन्निधाता जिसका काम क्या है? रेवेन्यू को इकट्ठा करना, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ये सारी इनके यहाँ पोस्ट हमें दिखती है। तो ये सब हमने क्या देखा? एक तरीके से इनका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखा। और इनके यहाँ जैसी अभी हमारे देश में लेजिस्लेचर है, साथ में एग्जीक्यूटिव है, वो सारी चीजें इनके यहाँ दिखती हैं। इसलिए मौर्य एम्पायर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रूप से उभर के आया, एमर्ज होके आया इंडिया में। तो अचानक मौर्य एम्पायर का डेवलपमेंट नहीं हो गया, बल्कि इनका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये बड़ी बात। और दूसरी बात, इनके पास अच्छे लीडर थे। अजातशत्रु इनके पास था, बिंबिसार इनके पास था, अशोक इनके पास था, साथ में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जैसे नीति करने वाले, ये लोग भी इनके यहाँ शामिल थे। इस वजह से इस मौर्य एम्पायर का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये हमने इसका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जाना कि क्या क्या थी। अगली बात आती है कि भाई इनके यहाँ जुडिशरी कैसी थी। आज के टाइम जो हमारी जुडिशरी है उसके दो
पार्ट में एक तरीके से डिवाइड कर देते हैं, एक सिविल जुडिशरी, दूसरी क्रिमिनल। सिविल में क्या होता है, आपस में जो पैसे के लेन देन को लेके झगड़े हो सकते हैं, या हस्बैंड वाइफ के बीच डिवोर्स का केस हो सकता है, या अदर कोई फैमिली मैटर की वजह से कोई चीज, तो वो सिविल केस होते थे। इनके यहाँ भी ऐसे ही दो पार्ट में डिवाइड किया था कि भाई एक जुडिशरी का जो काम होगा, तो इनका जुडिशियल सिस्टम, और जुडिशियल सिस्टम से पता चलता है कि ये लोग कैसे लोगों को जस्टिस देते हैं, क्योंकि वेलफेयर तो तभी होगा ना जब लोगों को जस्टिस मिलेगा। तो इन लोगों ने भी अपने यहाँ दो पार्ट में एक तरीके से डिवाइड कर रखा, एक सिविल, दूसरा क्रिमिनल। सिविल के लिए अलग जज, क्रिमिनल के लिए अलग जज। जो लोग वेदों को, ग्रंथों को, साथ में और भी बहुत सारी नॉलेज थी उसको याद रखते थे, उनको एक तरीके से इनके डिसीजन लेने के लिए रखा जाता था, या इंटेलिजेंट पर्सन जो मौर्य एम्पायर में थे वो इसको देखते थे। जो ये सिविल है, इसको ये क्या कहते थे, धर्म स्थलीय, इसको बोलते थे, ये धर्म के नाम पर पड़ती है, धर्म स्थलीय। या जिसे हम कहते थे दीवानी अदालत, दीवानी। दीवान एक पोस्ट हुआ करती थी, और दीवान का काम था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, और साथ में लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड डिस्प्यूट जो होते थे वो भी दीवान करता था। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक तरीके से क्या बोला, दीवानी लॉ या दीवानी कोर्ट। अगला जो क्रिमिनल है, इसको भी एक अलग नाम से बोलते थे, और इसको वैसे हमारे ग्रंथों में फौजदारी अदालत, अदालत के रूप में जाना जाता था। साथ में इन्होंने एक और वर्ड का यूज किया है जिसका नाम है कंठक शोधन। हमारे गले में कंठ होता है, और जब कोई क्राइम करता है तो उसको या तो फांसी होती है या कोई और पनिशमेंट मिलती है। तो कंटक शोधन का मतलब कि भाई जिसने कोई अपराध किया, किसी का मर्डर करने की कोशिश की, उसको फांसी पे टांग दिया जाएगा। और फांसी पे जब टांगते हैं तो कहीं ना कहीं कंठ पे जैसे ही आपकी सांस रुकती है उसके बाद ही आपकी डेथ होती है। मतलब जो लोग सोसाइटी में गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उन लोगों को सही करने के लिए कंटक शोधन है। और सिविल केस में दीवानी वाले, चाहे लैंड का इशू हो, या फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो, या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, ये सारी चीजें एक तरीके से इनकी आती। और एक और अच्छी बात थी, जैसे अभी हमारी जुडिशरी में जब आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, तो आप लोग हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। ऐसे इनके यहाँ भी दोनों इन कोर्ट में अपील का राइट था। और ये बहुत बड़ी बात है उस टाइम के हिसाब से कि ये लोग जस्टिस का कितना ध्यान रखते थे कि इन केस आपको सिविल और क्रिमिनल, दीवानी या फौजदारी में अगर आपको लगता है कि आपके साथ सही नहीं हुआ या आपके साथ सही से बिहेव नहीं किया, तो आप अपर वाली उसमें एक तरीके से कर सकते हो। इनके यहाँ हाईएस्ट पनिशमेंट क्या थी, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी। कैपिटल पनिशमेंट हाईएस्ट पनिशमेंट थी, और बहुत सारे लोगों को कैपिटल पनिशमेंट का जिक्र भी हमें देखता है। जो एक तरीके से लड़ाकू काम करते थे, बहुत सारे लोगों को मारते थे, उन लोगों को ये लोग कैपिटल पनिशमेंट देते थे। साथ में ही जुडिशियल सिस्टम के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, उस टाइम वार बहुत होते थे, और वार की वजह से जरूरी है कि आपके पास कुछ सीक्रेट एजेंसी हो जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को देख सके। जैसे इंडिया में आईबी का काम है इंटरनल सिक्योरिटी को देखना। तो आईबी क्या करती है, हमारे देश में अगर कोई रिवॉल्ट के लिए कुछ कर रहा है या और कोई चीजें गलत कर रहा है सोसाइटी के फैब्रिक को बेकार करने के लिए, उसके बारे में पता ही करती है आईबी। और रॉ का काम क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल पे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो हमारे देश में सिक्योरिटी के लिए
जो हमें एजेंसी दिखती है पुलिस और डिफेंस वो तो है ही, साथ में बहुत सारे लोग सीक्रेटली काम करते हैं। जैसे रॉ का काम क्या है, रिसर्च एंड एनालाइजिंग, ये हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी का काम देखती है और ये सारी इंफॉर्मेशन देती है कि भाई पाकिस्तान के यहाँ क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, कहीं ये इंडिया पर अटैक की तो नहीं सोच रहे, या इनके यहाँ कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो इंडिया के इंटरेस्ट को लॉस पहुंचा रहे हो। साथ में हमारे देश में आईबी है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसका काम है इंटरनल लेवल पे सिक्योरिटी को देखना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन देती है। ऐसे ही हमें जिक्र मिलता है कौटिल्य के या चाणक्य अर्थशास्त्र में कि इनके यहाँ पे अभी सीक्रेट एजेंसी थी और ये स्पाई लोग कहीं ना कहीं दूसरे किंगडम में जाते थे और बहुत सारे स्पाई अपनी किंगडम में रहते थे कि कोई पब्लिक या कोई बड़ा लीडर कहीं रिवॉल्ट करने की तो नहीं सोच रहा, तो इसलिए ये सब लोग रहते थे और इनको इनके नाम से भी बोला जाता था और बोला जाता था कि ये लोग एक डिपार्टमेंट के अंडर काम करते थे। एक सीक्रेट एजेंसी का डिपार्टमेंट था, उसके अंडर, जैसे अभी ये सब लोग इंडिया के किसमें आते हैं, होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना, और होम मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है सीक्रेट एजेंसी। जैसे आप लोगों ने हमारे जो सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं अजीत डोभाल का नाम सुना होगा, तो वो रॉ में काम करते थे और वो पाकिस्तान में 15 साल भिखारी बन के रह गए और पाकिस्तान से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली और फिर बाद में उनको ये सारी चीजें करते हुए कि वो एक तो सबसे पहली बात दूसरी कंट्री में दूसरी टेरिटरी में जाके इंफॉर्मेशन लेना और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को देना, और दूसरी बात उसके बावजूद भी वो सही सलामत देश भी आ गए, इसलिए उन्हें इंडिया का सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया और वो इंडिया में सिक्योरिटी के लिए पीएम मोदी को एडवाइस देते हैं। ऐसे ही इनके यहाँ भी पूरा एक डिपार्टमेंट था जो काम करता था और जिसको ये कहते थे महामतस्पस, महा, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, महा मत स्पस, जिसे आप स्पस को समझ सकते हो स्पाई से, जासूस, तो एक तरीके से स्पाई इनके यहाँ होते थे और स्पाई भी दो तरीके के होते थे। एक स्पाई वो होते थे जो एक ही प्लेस पर रहते थे, मतलब उनको बोला है 10 साल तक तुम्हें बस इस प्लेस पर रहना है, वो आराम से चाय की एक दुकान खोला वहीं पे बैठे हुए, या और कोई अपना ट्रेड का सामान कर लिया और देख रहा है कि आते जाते मार्केट में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कहीं कोई हमारा दुश्मन तो नहीं। और कुछ स्पाई ऐसे होते हैं या जासूस जो अलग अलग जगह रहते हैं, इसमें सबको मिला के ये लोग कहते थे इनको गूढ़ पुरुष, कि ऐसे लोग कौन है, गूढ़ पुरुष हैं और ये लोग बड़े छिप छिप के रहते हैं और अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते। आज के टाइम में भी बहुत ज्यादा स्पाई का यूज किया जाता है, इंडिया में बहुत सारी कंट्रियों के स्पाई रहते हैं, इंडिया के भी बहुत सारी कंट्रियों में स्पाई हैं जिससे इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जो स्पाई अलग अलग प्लेस पे रहते थे, डिफरेंट प्लेस, उनको एक नाम से जाना जाता, उनको बोलते थे संचरा, कि भाई ये संचार के लिए इंफॉर्मेशन के लिए दूसरी दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो ये संचरा है। संचार का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को लेके जाना। तो इन्हें आज एक साल के लिए भाई आप लोग दिल्ली एनसीआर में रहो, अगले एक साल के लिए जाइए आप लाहौर जाइए पाकिस्तान में रह के आइए, ऐसे इन लोगों को काम मिलता था। लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको परमानेंट एक जगह दे दी जाती थी जो सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे दिल्ली एनसीआर के आसपास बहुत सारे आईबी के लोग रहते होंगे, क्यों, क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल है और दिल्ली में कुछ भी गड़बड़ होगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो वैल्यू है या इमेज है वो खराब होगी। और अभी G20 समिट हो रहा है तो अब तो बहुत सारे आईबी के लोग होंगे कि भाई कोई हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को लॉस पहुंचाने की कुछ गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहा, तो ऐसे लोग जो परमानेंटली एक फिक्स प्लेस पर रहते थे उनको ये लोग अलग नाम से बोलते थे कि ये फिक्स प्लेस वाले जो लोग हैं ये क्या है, संस्था,
एक संस्था या इंस्टीट्यूशन जो होती है वो कहाँ रहती है, एक फिक्स प्लेस पे। तो ये संस्थाएं, तो इनके मौर्य एम्पायर के इतने ज्यादा डेवलप होने में इनका जुडिशियल सिस्टम जिसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा, दूसरा लोगों को जस्टिस दिया और लोगों को जस्टिस मिला तो लोगों का फेथ बना। तीसरी बात, इनका सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में या स्पाई के मामले में काफी ज्यादा आगे था। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये होता था वार होने से पहले ये वेट नहीं करते थे कि कोई अटैक करे तब हम बात करें, कोई हम पे अटैक करे उससे पहले उसको ही खत्म कर दो। ये सब कैसे पॉसिबल है, जब इंफॉर्मेशन होगी। और इंफॉर्मेशन कौन देते थे, ये स्पाई या जासूस, जिनको ये गूढ़ पुरुष कहते थे कि बड़ा गुण सिखा के ट्रेनिंग करा के इनको भेजा गया। तो इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था महामध्यस्पस। जो लोग एक ही जगह रह के काम करते थे उसको कहते थे संस्था, जो लोग अलग अलग प्लेस पे जाते थे उसको कहते थे संचरण। और ये ऐसे ही है जैसे इंडिया में एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए रॉ काम करती है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आईबी, इंफॉर्मेशन ब्यूरो काम करती है। ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट पिलर था कि कैसे हम लोग दूसरे वाले से आगे रहें। अब अगली बात आती है कि भाई इन्होंने इकोनॉमिक लेवल पे क्या किया। इकोनॉमिक लेवल पे कैसे हमें पता चलेगा कि लोग अच्छे थे या नहीं, तो इनके यहाँ सबसे बड़ी जो पावर थी इकोनॉमी की वो थी लैंड रिवेन्यू। तो इसका मतलब इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के आसपास घूमेंगी। तो एग्रीकल्चर अगर इनका अच्छा होगा तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी होगी। एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, सीड चाहिए, अच्छा इरिगेशन चाहिए, ये सारी चीजें एक तरीके से चाहिए। तो मौर्य एम्पायर में इकोनॉमिक लेवल पे भी बहुत सारी चीजें इन लोगों ने की और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से ही कहीं ना कहीं एम्पायर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इकोनॉमिक लेवल पे एक सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये जिस जोन में थे वहां पे आयरन था, तो आयरन ने इन्हें एक एडवांटेज दी और आयरन की वजह से इनको काफी ज्यादा हेल्प भी मिली। तो ये लोग अपनी इकोनॉमी के लिए लैंड रेवेन्यू से ज्यादातर पैसा कमाते थे और इन्होंने अपनी लैंड को दो पार्ट में बना रखा था। एक लैंड, जिस लैंड पर बारिश की जरूरत बहुत ज्यादा थी, मतलब वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं, तो उस लैंड को ये क्या कहते थे, देव मात्रक। देव मात्रक। एक लैंड ऐसी है जिसको भगवान अगर बारिश देगा, इंद्र देवता, तो वहां पर क्रॉप अच्छी होगी और क्रॉप अच्छी होगी तो राजा को टैक्स अच्छा मिलेगा या लैंड रेवेन्यू अच्छा मिलेगा। तो यहां पर इनके यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, बस बारिश के ऊपर सारी चीजें डिपेंड थी। अभी भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जमीन है, सिर्फ बारिश अच्छी होती है तो वहां अच्छा ही क्रॉप होती है, नहीं होती तो कोई पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ बुंदेलखंड एरिया देखेंगे, मराठवाड़ा एरिया देखेंगे, ये ऐसे जोन है। दूसरी जो लैंड थी वो थी अदेव मात्रक, मतलब जिसमें भगवान की जरूरत ज्यादा नहीं है, अदेव मात्रक। और इन अदेव मात्रक के पास इन लोगों ने इरिगेशन फैसिलिटी पहुंचा रखी थी, कोई कैनाल डेवलप करवा सकते हैं, तो इस अदेव मात्रक पर इरिगेशन फैसिलिटी थी, इसलिए भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती थी, जब भी जरूरत होती थी इरिगेशन कर दिया जाता था। और इसलिए इस लैंड की वैल्यू भी ज्यादा थी, और इस लैंड की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब इससे लैंड रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा और साथ में प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। इस लैंड को कह सकते हो नॉट डिपेंड ऑन रेनफॉल, रेनफॉल पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट तरीके से के लिए काम करता है। तो ये अदेव मात्रक लैंड के लिए कई बार आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है, भाई देव मात्रक लैंड क्या थी, तो देव मात्रक लैंड वो है जो बारिश के लिए भगवान के ऊपर निर्भर है कि भगवान बारिश कर दो, और बारिश अगर अच्छी हुई तो क्रॉप अच्छी। यहाँ से थोड़ा सा लैंड रेवेन्यू कम लिया जाता था, फिर कई बार 2 साल में एक बार अच्छी फसल होती तो उस हिसाब से लेता है, लेकिन अदेव मात्रक को काफी ज्यादा इनको प्रॉफिट होता था और सरकार कोशिश करती थी
कि हम हो सके तो जितनी लैंड है उसको आधे मात्रक में चेंज कर सके। साथ में कुछ जो लैंड थी उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और किंग के लिए और अपने प्रशासन के लिए बचाया जाता था। कुछ लैंड ऐसी होती थी जिसे पब्लिक को नहीं दिया था, जैसे हमारी गवर्नमेंट की जमीनें अभी जहाँ पर रेलवे का डेवलपमेंट होता है, सरकार कोई प्रोजेक्ट डेवलप करवाना चाहती है, उसके लिए सरकार की भी अपनी लैंड होती है। तो हर जगह आप देखेंगे, चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में, हर जगह आपको एक तरीके से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दिखेगी। ऐसे ही इन लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज क्या थी? लैंड रेवेन्यू। इसलिए राजा भी या जो स्टेट है उसकी भी अपनी लैंड होती थी, और स्टेट लैंड को क्या कहते थे? सीता। हमने देखा कि जो हेड था एग्रीकल्चर का उसे क्या कहते थे? सीता अध्यक्ष। और जो स्टेट की लैंड होती थी वो सीता होती थी, और ज्यादातर स्टेट की लैंड में आधे मात्रक, मतलब वो कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड नहीं थी कि बारिश होगी या नहीं। और इसका एक और एग्जाम्पल हमें दिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य ये जब थे, इनके समय एक इनके प्रोविंस गुजरात में, गुजरात का एक प्लेस था सौराष्ट्र। इस सौराष्ट्र में इनका एक गवर्नर रूल करता था, और पूरा उसका एक पिलर हमें मिला है। इस गवर्नर ने यहाँ पे कुछ काम करवाया। इस गवर्नर का नाम क्या था? पुष्पगुप्त वैश्य। तो वहां जिक्र मिलता है कि पुष्पगुप्त वैश्य ने एक लेक बनवाई, एक झील बनवाई। कहां पर? गुजरात के सौराष्ट्र में। और झील का नाम क्या था? सुदर्शन लेक, सुदर्शन। गुजरात में उसने एक लेक बनवाई, और इसका पर्पस क्या होगा? इरिगेशन फैसिलिटी। तो इसका जिक्र मिलता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक गवर्नर था गुजरात के सौराष्ट्र वाले एरिया में, जिसका नाम था पुष्पगुप्त वैश्य। उसने वहां की लैंड तक इरिगेशन फैसिलिटी बनवाने के लिए एक बड़ा सा पॉन्ड खुदवाया और उसे झील के रूप में चेंज किया, और झील को नाम दिया लेक सुदर्शन। उस लेक सुदर्शन के आसपास लैंड को इरिगेशन फैसिलिटी मिली, और साथ में इरिगेशन जब फैसिलिटी मिली तो यहाँ की भी लैंड किस में चेंज हो गई? आधे मात्रक में, क्योंकि अब बारिश पे डिपेंड नहीं है। ऐसे इनका इकोनॉमिक लेवल पे जो एग्रीकल्चर इनका इंपॉर्टेंट पिलर है उसमें ये लोग स्टेप उठाए। तो इसका मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं पब्लिक की हेल्प की, भाई हम आपको एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटी देंगे, और जब आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आप लोग हमें देना। अगली बात, इनका करेंसी सिस्टम कैसे चलता था? तो करेंसी सिस्टम में ये बहुत सारे कॉइन, अभी यहाँ पे पेपर करेंसी नहीं है, जैसे अभी हमारे पास है, कॉइन चलते थे, अलग अलग मेटल के कॉइन। तो इनके यहाँ हमें अलग अलग मेटल के कॉइन दिखते हैं। अगर आज के टाइम किसी के घर में थोड़ा बड़ी नोट ज्यादा दिखे, 500 का, 2000 का, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये अमीर है। और वहीं किसी के घर में अगर 10 का, 50 का दिखे तो हम कहेंगे थोड़ा गरीब है। ऐसे इनके यहाँ तीन तरह के कॉइन होते थे। सबसे पहला कॉइन जो होता था गोल्ड कॉइन। अब गोल्ड कॉइन जिस मार्केट में मिलेगा या जिस घर में मिलेगा या जिस स्टेट में मिलेगा, उससे हम समझ सकते हैं कि उनके पास काफी ज्यादा पैसा है। तो गोल्ड कॉइन इनके यहाँ होता था, और राजा लोग ये गोल्ड कॉइन बनवाते थे। और एक इनका प्लेस होता था, जैसे अभी हमारी आरबीआई छापती है, ऐसे इनके टकसाल होते थे जहां पर एक कॉइन छपते थे, और वहीं पर एक तरीके से बनते थे। तो इनके यहाँ जो गोल्ड का कॉइन था उसे कहते थे निस्क। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि भाई मौर्य एम्पायर में निस्क का मतलब क्या है? क्या ये कोई ट्रेड सेंटर था, या फिर ये गोल्ड का कॉइन था, या इनकी करेंसी थी? ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है।
तो इनके यहाँ गोल्ड कॉइन को क्या कहते थे, निस्क या स्वर्ण, जो संस्कृत में हम बोलते हैं कि गोल्ड का, लेकिन आपसे ज्यादातर निस्क पूछा जाएगा, स्वर्ण आप थोड़ा पहचान लो। अगला इनके यहाँ सिल्वर का कॉइन था। ऐसे हमें एक चीज और पता चलती है कि ये लोग गोल्ड को भी जानते थे, सिल्वर को भी जानते। सिल्वर का कॉइन जो था वो कहलाता था पर्न। सिल्वर को कॉइन के कहते थे पर्न। और एक इनके पास कॉपर का कॉइन होता। तो इनके यहाँ करेंसी या एक्सचेंज का जो तरीका था उसमें ये सारी चीजें हमें दिखती हैं। कॉपर का भी कॉइन था, और कॉपर के कॉइन को क्या कहते थे, मासक। मासक इनका कॉपर का कॉइन। तो इनके यहाँ एक चीज हमें पता चलती है, मॉनेटरी सिस्टम था। पहले हम देखते हैं कि भाई बायलेटरल सिस्टम में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, गुड्स के बदले गुड्स, लेकिन अब धीरे धीरे गोल्ड कॉइन आने लगे, और अगर आप गोल्ड कॉइन देते हो तो आपको बहुत सारा सामान मिलता है। जैसे अभी आप करेंसी देते हो, कोई नोट देते हो, आपको सामान मिल जाता है, आपको बार्टर सिस्टम करने की जरूरत नहीं है या उसको कुछ फैसिलिटी देने की जरूरत। ऐसे इनके यहाँ इन कॉइन के थ्रू इनकी मॉनेटरी सिस्टम चलता था या इकोनॉमी चलती थी। तो ये लोग धीरे धीरे कॉइन बनाने लगे, और हमें बहुत सारे कॉइन उस टाइम के मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम भी हैं, अशोक के टाइम गोल्ड के कॉइन ज्यादा है, इसका मतलब अशोक के टाइम इकोनॉमी इनकी बूम पे थी। ये सारी चीजें एक तरीके से दिखती हैं। तो ये इनकी इकोनॉमिक चीजें थी, जहाँ एग्रीकल्चर है, साथ में ये लोग सुदर्शन झील भी बनवाते हैं, और साथ में इनके यहाँ करेंसी सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम भी दिखता है। इसमें तीन तरह के हमें कॉइन दिखते हैं, गोल्ड कॉइन जिसको कहते हैं निस्क, सिल्वर कॉइन जिसको कहते हैं पर्ल, और कॉपर कॉइन जिसको कहते हैं मास। ये सारी चीजें इनके यहाँ दिखती हैं। अगली बात आती है इनके यहाँ सोशल सिस्टम कैसा था, और सोशल सिस्टम कैसे जान सकते हैं, वुमेन की कंडीशन कैसे। किसी भी सोसाइटी के वन वेवर सेक्शन को देख के आप बता सकते हो कि भाई वो सोसाइटी प्रोग्रेसिव थी या नहीं। तो क्या वुमेन को इनके यहाँ राइट थे या नहीं, या फिर ऐसे ही इनके यहाँ चलता था। तो वुमेन के राइट को लेके क्या प्रोविजन था, क्या उनको अपना पार्टनर चूज करने का राइट था, क्या उनको उनकी जो एक कैबिनेट मिनिस्ट्री हमने देखी उसमें रहने का राइट था, लेजिस्लेटिव राइट थे या नहीं। तो वुमेन को इन लोगों ने क्या क्या राइट दिए, ये एक और पॉइंट आता है कि वुमेन को राइट क्या थे। और इसी से हम देख सकते हैं कि सोसाइटी, और हमने सोसाइटी में पहले भी एक देखा, इनके यहाँ वर्ना सिस्टम रिजिड नहीं था, फ्लेक्सिबिलिटी थी लेबर की। और धीरे धीरे जैसे जैसे बौद्ध धर्म आता गया तो और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली, आपस में कॉपरेशन ज्यादा हुआ, पीस हुआ। लेकिन वुमेन की कंडीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी हम बहुत सारी चीजें पता चलती। तो पहली बात हमें पता चलती है, वुमेन को भी एडमिनिस्ट्रेशन में राइट था, मतलब वो भी आईएएस ऑफिसर या सीता का जो हेड है, एग्रीकल्चर का हेड है, वो भी बन सकती थी। साथ में फाइनेंस मिनिस्टर जो इनके यहाँ था वो भी बन सकती थी, सन्नी धाता जो था वो भी बन सकती। तो वुमेन को एडमिनिस्ट्रेशन का राइट था, तो वुमेन भी एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकती थी, आईएएस ऑफिसर बनना हो, एसडीएम बनना हो, वो सब उनको राइट में। ये इनकी एक अच्छी चीज थी, और जब इनको ये राइट है इसका मतलब पॉलिटिकल पावर थी। पॉलिटिकल पावर वुमेन के पास थी, वो अपनी बात रख सकती थी, अपनी जो कंडीशन है या उनकी जो जरूरत है उन चीजों को भी बोल सकती थी। ये सारी चीजें लोग करते थे, ये एक सबसे बड़ा राह था। साथ में ये बोलते हैं कि वुमेन को अपने लाइफ से रिलेटेड जो डिसीजन है, एक तो मैरिज में अपना पार्टनर चुनने का, इनके यहाँ हमें स्वयंवर की बहुत सारी चीजें दिखती हैं कि राजा लोग स्वयंवर कराते थे। तो स्वयंवर अगर इनके यहाँ मिलता है तो इससे पता चलता है कि स्वयंवर का मतलब ये होता है खुद का वर चुनने की आजादी। तो स्वयंवर होते थे। साथ में अगर मैरिज सही से नहीं चली तो डिवोर्स लेने का राइट था, और डिवोर्स लेने का राइट सिर्फ मेल को नहीं था, दोनों को था। और ये लोग डिवोर्स को क्या कहते थे, मोक्ष। इनका मानना था अगर तुम्हारी शादी अच्छी नहीं चल रही तो डिवोर्स ले लो, और डिवोर्स ले लिया तो तुम्हारे जीवन में मोक्ष आ गया, मुक्ति हो गई, फ्रीडम हो गई।
तो इनके यहाँ मोक्ष के नाम से डिवोर्स को जाना जाता है। और बोला गया है मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष दोनों को मोक्ष लेने की फ्रीडम है। वो चाहें तो अपनी मैरिज को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि उस सोसाइटी में इस टाइम ये सारे राइट इनको दिए हुए थे। साथ में इनके यहाँ विडो, जो वीमेन विडो हो जाती थी उनके साथ क्या होता था, क्या उनको दोबारा शादी करने का राइट था या फिर क्या वो सोसाइटी में रह सकती थी। तो इस बारे में बताते हैं कि भाई इनके यहाँ विडो को रीमैरिज का राइट था, साथ में वो सोसाइटी के अंदर अगर अकेले भी रहना चाहती है तो अकेले भी रह सकती है। मतलब उनकी रेस्पेक्ट बनाई रखी जाती थी। ऐसा नहीं होता था कोई विडो वुमेन है तो उसको परेशान कर दिया या सती कर दिया गया, ऐसी सिस्टम नहीं थी। तो विडो को रीमैरिज का राइट था, मतलब महिलाओं को यह आजादी थी कि अगर वो चाहें तो रीमैरिज कर सकते हैं। साथ में इनके यहाँ एक जिक्र मिलता है एक सोशल इवेंट का, जैसे गांव में मेला वगैरह लगता है, फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, इनके यहाँ सोशल इवेंट होता था। और सोशल इवेंट को ये क्या कहते थे, प्रवन। कि भाई हमारे यहाँ एक प्रवन होता है, उस प्रवन में मेल फीमेल सब आते हैं, कुश्ती भी वहां पे होती है, साथ में गेम भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, साथ में एंटरटेनमेंट का भी साधन है। और उसमें मेल फीमेल दोनों आते थे। हमें बहुत बड़े बड़े ग्राउंड मिले जहाँ पे इवेंट होते थे। तो सोशल इवेंट में भी वुमेन को आजादी थी। इससे हमें पता चलता है वुमेन के राइट ठीक ठाक थे। तो मौर्य एम्पायर में वुमेन को काफी ज्यादा आजादी दी गई, ये इनके यहाँ एक अच्छी बात। अगला, इनके यहाँ एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी कि इनके यहाँ जो घर बनते थे, सोसाइटी में जो हाउस बनते थे, वो ज्यादातर हाउस किसके थे, वुड के, लकड़ी के हाउस बनते थे। और लकड़ी का जब घर बनेगा तो लकड़ी के घर में फायर लगने की, आग लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए इनके यहाँ फायर को नेशनल डिजास्टर बोला जाता था कि भैया अगर आग लग गई तो सबके घर उड़ेंगे। इवन जो राजा का जो महल होता था, प्लेस होता था या पैलेस होता था, वो भी किससे बनता था, वुड से। और ये लोग उसी के बेस पे अपना सारा काम करते, इसलिए इनके यहाँ फायर या आग नेशनल डिजास्टर। और इसके लिए पूरा इन्होंने एक डिपार्टमेंट बना रखा था जिसका काम ये है कि बस शहर को आग से बचाना। जैसे अभी हम फायर डिपार्टमेंट एक तरह से कहते हैं, ऐसे इन लोगों ने कर रखा था। एक पूरा डिपार्टमेंट होगा जिसमें लोगों को आग से बचाया जाएगा। तो फायर डिजास्टर के लिए अलग से पूरा डिपार्टमेंट, पूरी फोर्स इन लोगों ने तैयार कर रखी थी। जैसे हमारी एनडीएमए की टीम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनका काम क्या है, देश में अर्थक्वेक आए तब लोगों की जान बचाना, कहीं पे फ्लड आ जाए तब लोगों की जान बचाना। ऐसे इनके यहाँ भी एक डिजास्टर टीम थी जिसका काम था शहरों को आग से बचाना, फायर से बचाना। एक पूरा प्रशासन इसके लिए काम करता था। साथ में ये सारी चीजें जो जानी, ये हमें अर्थशास्त्र के थ्रू मिली, साथ में पिलर से मिली, साथ में हमें पता है मेगस्थनीज भी आया था इनके टाइम। तो मेगस्थनीज जब आया था तो मेगस्थनीज ने भी कुछ बातें बताई। तो मेगस्थनीज ने अपने हिसाब से, क्योंकि वो इंडो ग्रीक्स का एक एज एन एडवाइजर इंडिया घूमने आया था और देखना चाहता था कि इंडिया में क्या क्या चीजें होती है। तो उसने भी जिक्र किया है कि इंडिया में कुछ प्रमुख ऑफिसर होते थे, हेड ऑफिसर, और हेड ऑफिसर को बोला जाता था एस्टिनोमाई, एस्टिनोमाई। ये एक तरीके से इस ऑफिसर की बात कर रहे हैं जिसका काम है शहर को फायर से बचाना। तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया एस्टिनोमाई। जरूरी नहीं है कि आप ये नाम याद रखो, बस इतना याद रखो कि हाँ, एक भाई साहब आए थे मेगस्थनीज और उन्होंने कुछ बातें बोली थी कि कुछ ऑफिसर इंडिया में थे
जिनका काम था आग को बचाना। साथ में ये बोलते हैं कुछ ऑफिसर जो है रोड डेवलपमेंट में पार्ट लेते हैं। रोड डेवलपमेंट, रोड का डेवलपमेंट कैसे होगा, और इसको इन्होंने क्या बोला, एग्रोनोमाई। इनका काम है रोड को डेवलप करना, एग्रोनोमाई। तो ये हमने देखा कैसे पॉलिटिकल सिस्टम, साथ में इकोनॉमिक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, वुमेन राइट, और साथ में उनकी सोसाइटी। साथ में मेगास्थनीज की कुछ बातें, मेगास्थनीज ने जो कहा कि एक हेड ऑफिसर जो शहर की सुरक्षा करता था उसका नाम था एस्ट्रोनोमाई, दूसरा रोड डेवलपमेंट जिसका नाम था एग्रोनोमाई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कैसे मौर्य एम्पायर फिर डिक्लाइन कैसे हो गया। तो मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे। अशोक के बाद कोई बड़े लीडर मौर्य एम्पायर को नहीं मिले। एक प्रॉब्लम तो इनके यहाँ ये हुई, और जब अशोक के बाद धीरे धीरे कोई बड़ा लीडर नहीं आया तो मौर्य एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होने लगा। और ये जो गवर्नर लोग हैं और अलग अलग जगह जो लोग रहते थे, इन लोगों ने अपने आप को फ्री घोषित कर दिया, अलग अलग किंगडम बना दिया। तो डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा रीजन, पहली बात, कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर नहीं बचा, और बड़ा पॉलिटिकल लीडर नहीं बचा तो धीरे धीरे पावर जो सेंट्रलाइज थी वो डिसेंट्रलाइज हो गई। क्योंकि इनके पास कोई पैसे भी नहीं थे, साथ में राजा को अगर लैंड डिवाइड होगी तो कहीं ना कहीं लैंड रेवेन्यू भी कम मिलेगा, तो उसकी डिफेंस की जो ताकत है वो भी वीक होगी, इसलिए इनकी डिफेंस की ताकत भी वीक होती है। तो डिसेंट्रलाइज जैसे ही होंगे तो लैंड का डिवीजन हुआ और रेवेन्यू भी कम हो गया, अलग अलग स्टेट छोटे छोटे बने। एक तो पॉलिटिकल लेवल पे सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज जाना और बड़े लीडर का ना होना, दूसरा आपस में कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे सामंतवादी लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट करने लगे, अपने आप को ही राजा अपने इंटरेस्ट में, और कोर्ट में भी बहुत सारी गुटबाजी चलने लगी कि ये रूलर बनेगा, ये रूलर बनेगा। तो आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो भी एक प्रॉब्लम बनी, इस वजह से इनकी मिनिस्ट्री, कैबिनेट, ये सारी चीजें भी गायब हो गई। और एक और प्रॉब्लम, अटैक होना, इनके ऊपर अटैक भी हुए, जब इनके पास पैसा था बहुत सारे लोग बाहर से आए। और एंड में क्या हुआ, एक लास्ट वाले लीडर जो मौर्य एम्पायर के थे, विरधरथ, विरधरथ ये लास्ट रूलर है मौर्य एम्पायर के। और इन विरधरथ की, इनके ही एक सेनापति जो कमांडर थे इनके सेना के, जिसका नाम था पुष्पमित्र सुंग, इनके कमांडर, सेना के हेड, आर्मी के जो हेड थे, उन्होंने ये लास्ट रूलर जो थे मौर्य एम्पायर के, इनको ही मार दिया, इनका असैसिनेशन कर दिया या इनका मर्डर कर दिया। तो कमांडर जो थे, हेड थे, चीफ थे सेना के, जिनका नाम था पुष्पमित्र सुंग। तो पुष्पमित्र सुंग ने लास्ट रूलर को मार दिया, वृद्धरथ को, उसकी हत्या कर दी, उसकी डेथ कर दी, और उसके बाद मौर्य एम्पायर का एंड हुआ, और इसने सुंग डायनेस्टी को बनाया अपने नाम पे। तो आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर सुंग डायनेस्टी बनी। और अलग अलग जगह अलग अलग रूलर दिखेंगे। एक जगह आपको डोमेस्टिक कुछ रूलर होंगे जो इंडिया के हैं, वो दिखेंगे, डोमेस्टिक रूलर जो इंडिया के हैं, जैसे सुंग वाले। दूसरे बाहर से आएंगे फॉरेन रूलर, जिन्होंने अटैक किया, अपने अंडर टेरिटरी कर ली, वो रूलर आएंगे, जिसमें होंगे इंडो ग्रीक रूलर, ये लोग इंडिया में रूल करेंगे।
इसके डिक्लाइन के बाद इंडिया में बहुत सारी पावर एक तरीके से आ गई और सेंट्रलाइज पावर नहीं होती। साथ में शक आएंगे, कुषाण आएंगे, कनिष्क, ये सारे रूलर मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद आते हैं। साथ में साउथ इंडिया में डोमेस्टिक रूलर में सातवाहन दिखेंगे, जो अपने मदर के नाम पे एक तरह से कहते हैं, माँ के नाम पे गौतमी पुत्र कुलकर्णी, माँ के नाम पे रूलर का नाम होगा। तो ऐसे इंडिया में एक तरीके से अलग अलग रूलर हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि भाई डिक्लाइन के बाद इंडिया में क्या होता है, आफ्टर मौर्य एम्पायर इंडिया में कौन कौन से रूलर आते हैं और इनके टाइम में इकोनॉमी कैसी होती है, कैसे ये लोग रूल करते हैं और क्या क्या इन्होंने वर्क करवाया। तो बेशक इंडिया में डिसेंट्रलाइज सिस्टम था इस टाइम, लेकिन फिर भी कुछ चीजें अच्छी हुई, हमारे देश की इकोनॉमी भी अच्छी हुई और इकोनॉमिक बेनिफिट अच्छा रहा। तो ये आज की क्लास थी, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।